Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET के बिजनेस स्टडीज डोमेन का मॉक टेस्ट नंबर 8। इससे पहले 7 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, आप लोगों को दिखा भी चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फट से जाके देख लो। 1 शॉट रिविजन वीडियोस बनी हुई हैं हर एक चैप्टर की अच्छे से डिटेल्ड वे में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो। चलिए, तो इस मॉक टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे देती हूं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि भैया यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। अभी क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ इस वीडियो में, तो इसलिए तुम 50 के 50 अटेम्प्ट करोगे, लेकिन पेपर में जब यही चीज आएगी तो 50 लिखे हुए हैं और 40 अटेम्प्ट करना है, तो तुम्हें 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, वहां पे ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर एक सही क्वेश्चन पे तुम्हें मिलेगा +5 और हर एक गलत क्वेश्चन पे तुम्हें मिलेगा -1, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो जब तक किसी भी क्वेश्चन के बारे में तुम बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो जाते, मत अटेम्प्ट करना उसे। ठीक है, इसी के साथ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें 2 करेक्ट आंसर्स है, देन इन दैट सिनेरियो वही स्टूडेंट जिन्होंने इन दोनों में से किसी एक को करेक्ट मार्क किया होगा उन्हें ही +5 मिलेंगे, बाकी किसी भी स्टूडेंट को +5 नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए चारों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो हर वो बच्चा जो इस पेपर में बैठा होगा उसको 5+ मिल जाएंगे। एंड इस पेपर में कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, सो लेके मत जाइएगा। ये हो गई वो इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको CUET के द्वारा दी, मतलब CUET पेपर में याद रखनी है। अब आएंगे मेरे इंस्ट्रक्शंस। मेरे इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो भी बच्चे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं उनको पेन और पेपर अपने साथ लेके बैठना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगी, फट से पढ़ना है और उसका आंसर तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लिखना है। और जो आलसी किस्म के मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कॉमेंट सेक्शन में ही आंसर लिख देना है। ठीक है, अब मैं एक बार क्वेश्चन रीड करूंगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर वेट करूंगी ताकि आप लोग अटेम्प्ट कर लें। अगर आपको उससे ज़्यादा समय लग रहा होगा तो आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। एंड साथ ही साथ उसके बाद मैं हिंदी करूंगी उस क्वेश्चन की और आप लोगों को आंसर दिखाऊंगी, फिर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, दैट्स द थिंग जो आपको मेरी तरफ से करनी है। और लास्टली मुझे ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही गए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। Principles of management provide managers with useful insights into reality. Which of the following statements explain this appropriately? Adds to managerial knowledge, enables managers to learn from past mistakes, helps managers conserve time by solving recurring problems quickly. All of the above. चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पता लगाओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Principles of management provide managers with useful insights into the reality. जो principles हैं मैनेजमेंट के, वो मैनेजर्स को रियलिटी के यूजफुल इंसाइट्स दे देते हैं पहले से ही। इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट जो नीचे दी हुई है अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए? Adds to managerial knowledge, enables managers to learn from past mistakes, helps manager conserve time by solving recurring problems quickly. All of the above. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज, अगर तुम लोगों को अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो पॉज कर लो वीडियो को। ठीक है, मैं वैसे भी फ्रेम के थोड़ा सा इसी साइड हूँ, तो क्वेश्चन तुम्हें पूरा विजिबल हो रहा होगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप एट द सेम टाइम। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को ये पूरे मॉक टेस्ट एज इट इज चाहिए वो उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके। ठीक है, वहाँ जाके आप ये मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें करेक्ट हैं अबाउट द स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2, मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग मेरे फेवरेट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है अलग अलग कॉलम्स में। आपको मार्क करना है कौन किसके साथ कनेक्ट होगा। कॉलम 1 में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेसिफाइड फोर्सेस, अनसर्टेनिटी। कॉलम 2 में लिखा हुआ है वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी, अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। चलिए, अब यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढिए और लिंक करने की कोशिश करिए। कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है?
अच्छा रुक जाओ, मैंने टाइम नहीं दिया ना तुम लोगों को। चलो मैं थोड़ा साइड हो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो, पहले थोड़ा खुद से करने की कोशिश करो। मैच द फॉलोइंग में मुझे ऐसा होता है मैं ही बता दूँ आंसर तुम लोगों को, बट पेपर में तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं, राइट। सो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा किसका किसके साथ मैच करेगा। और मैच द फॉलोइंग सबसे ईजी होते हैं। मैंने आपको पिछले मॉक टेस्ट में भी समझाया था कि अगर कोई क्वेश्चन में तुम अड़ जाओ मैच द फॉलोइंग में, तो क्या ट्रिक इस्तेमाल करके तुम उस क्वेश्चन से बाहर निकल सकते हो और अच्छे से सही आंसर टिक कर सकते हो। चलिए, ओके, इनफ टाइम। Uncertainty, difficult to predict future, affect individual enterprises directly and immediately. Specified forces, यही करते हैं ना। जनरल फोर्सेस ऐसी होती है जो सबको अफेक्ट करती है, लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेस ऐसी होती है जो इंडिविजुअल्स को, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को वो करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, आसानी में पार्ट्स में समझना बहुत ईजी है, लेकिन टोटलिटी में समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटी इसके साथ जाएगा, अनसर्टेनिटी इसके साथ जाएगा, स्पेसिफाइड फोर्सेस इसके साथ जाएगा। 1 कनेक्ट हो रहा है 2 से, 2 कनेक्ट हो रहा है 3 से, एंड 3rd कनेक्ट हो रहा है 1st से। 2 3 1 2 3 1 2 3 1, फर्स्ट ऑप्शन ही वही है। आंसर क्या होगा? ए। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकडॉनल्ड्स कीप्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटी ऑफ बर्गर्स इन इट्स मेन्यू, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज डायनामिक, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मैकडॉनल्ड्स हमेशा अपने बर्गर्स में, अपने मेन्यू में नए नए किस्म के बर्गर्स ऐड करता रहता है। मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो हमेशा वो आलू टिक्की देखा है इंडियन सिनेरियो में, बट एनीवेज करते होंगे, बाहरी देशों में करते होंगे माइट भी। तो ये नए नए बर्गर्स ऐड करता रहता है अपने मेन्यू में। तो ये मैनेजमेंट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट कर रहे हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फट से टिक कर दो तुम्हारा करेक्ट आंसर। देखो ये सारे क्वेश्चंस ना बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं, ठीक है। सो एवरेज स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं और बहुत अच्छा कॉलेज अपने हाथ में ला सकते हैं, राइट। तो जल्दी से इस चीज का फायदा उठाओ और पता लगाओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट इज डायनामिक। चीजें बदलती रहती हैं। अब मैकडॉनल्ड्स को समझ में आ रहा है कि भाई लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, तो वो बर्गर्स तो नए ऐड करेगा ही करेगा ना। हर एक बंदा यही करता है जो भी फूड बिजनेस में होता है, वो लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे पहले मोमोज बनते थे, फिर स्टीम्ड मोमोज बनने लगे, फ्राइड मोमोज बनने लगे, फिर मोमोज में फिलिंग्स चेंज होने लगी, फिर उसके बाद पनीर मोमोज बनने लगे, उसके बाद आज की डेट में वो तंदूरी मोमोज बहुत फेमस हैं। तो मतलब लोगों ने वैरायटी लाई ना, तो बस वैरायटी लाते ही रहोगे। क्यों लाई? क्योंकि लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे थे, चीजें बदल रही थी, तो आपने अपने अंदर बदलाव लाया उसके रिगार्डिंग, वही चीज है। Question 4th, without dash function of management, the controlling function is not possible. Directing, staffing, organizing, planning. Simple question है, simple. कौन से फंक्शन के बिना कंट्रोलिंग फंक्शन पॉसिबल नहीं है मैनेजमेंट में? डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। अच्छा, इससे मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछूंगी। Without that function of management, the controlling function is not possible. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, यहां से मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछने वाली, फट से आंसर कर दो इसका क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग। क्यों? क्यों वो तो आपको बताना है, राइट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है व्हाई। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है आपका व्हाई। अब बताती हूं मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद तुम्हें अपना आंसर देना है वाई का। वाई क्या पूछ रही हूं मैं, कि क्यों ऐसा बोला गया है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं पॉसिबल है। वाई डू यू थिंक विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल? ये चीज का आपको आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4 में। समझे? डन? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5, it says, which of the following importance of organizing reduces the workload as well as enhances productivity? Clarity in working relationships, benefit of specialization, adaptation to change, effective administration. बताइए, which of the following importance of organizing
reduces the workload as well as enhances productivity. कौन से वाला इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग का रिड्यूस करता है वर्कलोड को और एनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी को? प्रोडक्टिविटी एनहेंस करता है, वर्कलोड को कम करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑर्गेनाइजिंग के क्या इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस कि भाई वो वर्कलोड को कम करता है और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है। किन कारण की वजह से? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप की वजह से, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन की वजह से, अडेप्टेशन टू चेंज की वजह से, या फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से? बताइए फटाफट, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। And the correct answer is benefits of specialization। भैया ये काम बांटते हैं, उसके बाद एक एक्सपर्ट को उसके नेचर का काम देते हैं, तो यहाँ से स्पेशलाइजेशन आती है। वो बंदा ऑलरेडी वो काम करने में अच्छा होता है, तो वो कम टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए और ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा कम समय में, तो प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस करता है। Question 6. Which of the following is correct about aptitude test? Measures individuals' potential for learning new skills, measures person's capacity to develop, good index of a person's future success score, all of the above. बताइए, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कौन से वाली स्टेटमेंट सही है? 4 स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई हैं, आपको पता लगाना है कौन से वाली स्टेटमेंट सही है। ये जितने भी टेस्ट है ना सिलेक्शन प्रोसेस वाले, सारे अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ है ना वो, वहाँ से आराम से क्वेश्चन पिक हो सकते हैं, सो अच्छे से पढ़ के जाना। एंड द करेक्ट आंसर इज it measures potential for learning new skills, measures person's capacity to develop, good index of a person's future success score. So all of the above will be the correct answer. अच्छा, ये सारी चीज़ें इतने डिटेल वे में आपके उसमें नहीं दी हुई थी एनसीईआरटी में, उसमें बस हल्का फुल्का लिखा हुआ है कि नए स्किल्स लर्न करना और ये और वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इन सबको आपको थोड़ा सा हिंदी में इंटरप्रेट करके देखना चाहिए था, और उसके बाद आपको पता लगता है कि क्या मतलब बना रही हैं, एग्जैक्टली वही मतलब बना रही है जो आप बुक में पढ़ के आए हो। तो ज़रूरी नहीं आपको एग्जैक्टली बुकिश नॉलेज मिले, बुकिश लैंग्वेज मिले पेपर में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना इंटरप्रिटेशन लगा लेना। Question 7. Consumer has a right to acquire knowledge. Identify the right. Right to be informed, right to choose, right to consumer education, right to seek redressal. बताइए। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू एक्वायर नॉलेज। कंज्यूमर के पास राइट है नॉलेज एक्वायर करने का। बताइए ये कौन सा राइट है? यहाँ पे स्टूडेंट्स ना 2 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान से पढ़िए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। And the correct answer is right to consumer education. Right to be informed और right to consumer education में students confuse हो सकते थे, but यहाँ पे आंसर right to consumer education होगा, because exact same line इस explanation के अंदर लिखी हुई है। दोनों rights में difference क्या होता है मैं वो आपको बता देती हूँ। consumer education का मतलब होता है being a consumer, आपके क्या rights बनते हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको knowledge होनी चाहिए कि अगर आपका right violate होता है तो आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसकी मदद लेनी है, किस कमीशन को अप्रोच करना है, ये सारे कंज्यूमर एजुकेशन में आते हैं। बट किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इस प्रोडक्ट में क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई कंसर्न वाली चीज़ तो नहीं है, और या कोई सर्विस से रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स एंड पार्सल्स होते हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में। सो दोनों अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, ये कंज्यूमर राइट्स के बारे में बोल रहे हैं, वेयर एज ये कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को या सर्विस को लेने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और यहाँ पे आंसर आएगा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। इट सेज a manufacturer sells the goods to a retailer and retailer sells the goods to customer. Identify the type of channel of distribution. Direct channel, 1 level channel और 2 level channel या फिर 3 level channel. मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए। इट सेज एक मैन्युफैक्चरर है जो कि गुड्स रिटेलर को बेचता है, फिर वो गुड्स रिटेलर कस्टमर को बेचता है। नाउ यू हैव टू टेल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हियर। डायरेक्ट चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल। बताइए। एंड द करेक्ट
answer of this question is one level channel. It should be one level channel, not two level channel. One level channel. Why? Because only one person is in between. देखिए अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा होता तो वो होता डायरेक्ट चैनल, बट क्योंकि यहाँ पे रिटेलर बीच में आ गया है तो वन पर्सन गॉट एडेड टू द प्रोडक्शन लाइन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सो इसलिए ये वन लेवल चैनल होगा. इनकरेक्ट आंसर है वहाँ पे, मार्क कर लीजिएगा वन लेवल चैनल. ठीक है, क्योंकि ओनली वन पर्सन इज देयर. अगर मान लीजिए इसके साथ एक और पर्सन आ जाता, मतलब होलसेलर ऐड हो जाता, तो फिर ये टू लेवल हो जाता. इसके साथ एक और पर्सन आ जाता है एजेंट, तो वो थ्री लेवल हो जाता. समझे? एक बार मैं तुम्हें फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ जिन भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा. डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है. वन लेवल का होता है मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच रहा है, वो आगे कस्टमर को बेच रहा है. टू लेवल होता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेच रहा है, वो रिटेलर को बेच रहा है, वो कस्टमर को बेच रहा है. और थ्री लेवल होता है मैन्युफैक्चरर एजेंट को बेच रहा है, वो होलसेलर को बेच रहा है, वो रिटेलर को बेच रहा है, वो कस्टमर को बेच रहा है. तो ऐसे जितने जितने लोग बीच में ऐड होते जाएंगे मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, उतना ही लेवल ऑफ प्रोडक्ट वो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ठीक है, चलिए लेट्स डिलीट दिस एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9, it says controlling involves comparison of actual and standard performance, checking deviations, taking corrective actions, all of the above. Controlling involves comparison of actual and standard performance, checking deviations, taking corrective actions, all of the above. बहुत simple question है. Controlling में क्या क्या आता है बताइए? ये तो सबको ही पता है, ये सब आता है वहाँ पे. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. कुछ नहीं है, जो कंट्रोलिंग के स्टेप्स है ना वही उठाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. इट सेज द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन इज स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, ब्रोकर्स, नन ऑफ द अबव. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेकुलेशन का स्कोप बढ़ाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, सेबी बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, नन ऑफ द अबव बोलते हैं. बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज स्टॉक एक्सचेंज. जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेकुलेशन होती है वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाई जाती है. ठीक है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन आई गेस. क्वेश्चन 11, अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन व्हेन द क्लेम वैल्यू इज मोर देन 50 lakhs, लेस देन 50 lakhs, मोर देन 50 lakhs बट लेस देन 2 crores, मोर देन 2 crores. स्टेट कमीशन को आप कब अप्रोच करते हो? जब आपकी क्लेम वैल्यू कितनी होती है. नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन. अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस वाले पोर्शन से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. कंज्यूमर राइट से और कौन से केस में आप किसको अप्रोच करेंगे, ये दोनों टॉपिक्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ने हैं इनको. स्टेट कमीशन को आप कब अप्रोच करते हो? जब आपका केस 50 लाख से ज्यादा का होता है, जब आपका केस 50 लाख से कम का होता है, या 50 लाख से ज्यादा होता है लेकिन 2 करोड़ से कम होता है, या फिर 2 करोड़ से ज्यादा वाले केसेस. एंड द करेक्ट आंसर इज more than 50 lakhs. It should be more than 50 lakhs and less than 2 crores. ठीक है, more than 50 lakhs, less than 2 crores. Okay, let's move to the next question. That is question number 12. It says, which channel of distribution does not include indirect channels? 0 level, 1 level, 2 level, 3 level. अब देखिए क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में पूछा हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है. थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो तुम्हें आराम से आंसर पता चल जाएगा. हिंट दूं? चलिए, जिसको हिंट नहीं चाहिए पॉज कर लीजिए, और जिसको हिंट चाहिए वो सुन लीजिए. एक होता है हमारा डायरेक्ट चैनल, है ना, मतलब वो इनडायरेक्ट चैनल नहीं होता, तो बस वही आंसर मार्क करना है आपको. And the correct answer of this question is 0 level. If you remember, 0 level को हम direct channel of distribution भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे manufacturer directly customer को goods भिजवाता है, right? तो उसमें कोई भी middleman included नहीं होता, तो वो direct channel कहलाया जाता है. अब वो डायरेक्ट चैनल कहलाया जाएगा, मतलब वो इनडायरेक्ट चैनल नहीं कहलाया जाएगा. उसके अलावा बाकी सारे चैनल इनडायरेक्ट चैनल कहलाए जाएंगे. तो यहाँ पे यही तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वाला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट चैनल्स, मतलब वो इनडायरेक्ट चैनल्स को इंक्लूड नहीं करते. वही नहीं करते होंगे ना जो डायरेक्ट चैनल्स को फॉलो करते हैं. चलिए
क्वेश्चन 13 है विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म्स। कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है फाइनेंस करने के लिए क्रेडिट सेल्स फर्म्स की? कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी। बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कमर्शियल बिल। बाकी सारे ऑप्शन हमें पता है इन अ वे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट? सो यही आंसर है। क्वेश्चन 14 बोलता है डैश इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एनी एंटरप्राइज। प्लानिंग, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। दो ऑप्शन कोऑर्डिनेशन के दिए हुए हैं। Dash is used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. बताइए। And the correct answer of this question is management. ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मिस्टर Saksham Saxum, I don't know how to pronounce this, but it's okay. Production manager of Creative Concepts discusses with his staff about the new export order. All the staff members unanimously agree that they will all work together to do overtime to complete the order and meet the deadline. Mr. Saksham is following Dash leadership style: democratic, autocratic, authoritative, laissez-faire. बताइए। एक ही वर्ड पे आपको पूरा आंसर बेस्ड है, एक ही वर्ड पे, वही आपको पता लगाना है क्वेश्चन में। कोई मिस्टर सक्षम है जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स के, उन्होंने अपने स्टाफ के साथ डिस्कस किया कि न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर आने वाला है या क्या है। ऑल द स्टाफ मेंबर्स यूनानिमसली अग्री दैट दे ऑल विल वर्क टुगेदर टू डू ओवर टाइम। सब लोगों ने मिलके ऐसा प्लान किया कि हम ओवर टाइम करेंगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए और डेडलाइंस को मीट करने के लिए। आपको यहाँ पे बताना है कि सक्षम ने कौन से वाले लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया है, कौन से वाले लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया है। बताइए। डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, लेसेस-फेरे। बताइए। बताइए। द आंसर विल बी डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा he discusses unanimously agreed this and that, मतलब ये पार्टिसिपेशन मांग रहा था सामने वाले लोगों की, अपनी अपनी नहीं चला रहा था। सो आंसर विल बी डेमोक्रेटिक। इस पोर्शन से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लीडरशिप स्टाइल से, ये भी अच्छे से पढ़ना। अगेन जितने भी ऑब्जेक्टिव किस्म के टॉपिक्स हैं ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पिक करना बहुत सिंपल है इन लोगों के लिए। क्वेश्चन 16 डैश डेट इक्विटी रेशियो इज प्रेफर्ड बाय द कमर्शियल बैंकर ओवर द इयर्स एज इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ यूनिट, डिक्लाइनिंग, इंक्रीजिंग, स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग। बताइए। Dash debt equity ratio is preferred by the commercial banker over the years as it indicates financial strength of a unit, declining, increasing, stable, fluctuating. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? And the correct answer is declining debt equity ratio is preferred by the commercial bankers over the years as it indicates financial strength of a unit. चलिए क्वेश्चन 17 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट? फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इज सुटेबल इन सिमिलर सिचुएशंस इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कंटिंजेंट होते हैं और डिपेंड करते हैं उन सिचुएशंस पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रही होती है। तो आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट से एसोसिएटेड जो भी होगी वो बतानी है, टिक करनी है। Application of principle is suitable in similar situations in a large number of cases. Application of principles has to be changed as per requirements. Principles of management can be modified. None of the above. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? And
And the correct answer is application of principle has to be changed as per requirement. आप हर एक सिनेरियो में सेम वे में प्रिंसिपल्स को नहीं अप्लाई करते, आपको उसकी एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत डिफर करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी सराउंडिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. क्वेश्चन 18th. Even after opening up of the Indian economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India, which created a negative impact on business. Identify the dimension of the business environment which led to the creation of negative impact on business. Social environment, technological environment, political environment, legal environment. बताइए. Even after opening up of the Indian economy in 1991, हिंदी बता दूं मैं, जिन बच्चों को हिंदी नहीं चाहिए वो पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ. इट सेज 1991 में इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को थोड़ा सा खोला था फॉरेन कंपनीज के लिए, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा फॉरेन कंपनीज नहीं आ पाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बहुत ज़्यादा चलता है, और मतलब बहुत सारे पेपर्स आपको लगाने पड़ते हैं, पेपर लगाने पड़ते हैं परमिट्स लेने के लिए, जिसकी वजह से बिजनेस पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था. आइडेंटिफाई करिए बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला डायमेंशन है. ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट. बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ये जितनी भी चीज़ें के बारे में बात हुई है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म एंड दिस एंड दैट, ये पॉलिटिकल डायमेंशन का पार्ट बनती है. 19th क्वेश्चन. मैनेजमेंट इज अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन अ वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस. विच फीचर हैज बीन एक्सप्लेन इन द स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट? परवेसिव, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, इंटैंजिबल. Management is a force that cannot be seen, but its presence can be felt in a way the organization functions. मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे फील किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के तरीके से. इसमें कौन से वाला फीचर मैनेजमेंट का दिखाया गया है? परवेसिव, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल या इंटैंजिबल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल. इसे देखा नहीं जा सकता बट फील किया जा सकता है. दैट्स द की वर्ड. And the correct answer is intangible. The thing which can be felt but not seen, which can't be seen, right? तो उसे हम क्या बोलते हैं? Intangible बोलते हैं. चलिए, 20th question. Once a plan is formed by the top management and is conveyed to the whole team, it is very difficult to alter it. Which limitation of planning is being indicated in the given statement? Planning leads to rigidity. Planning is time consuming. Planning reduces creativity. Planning does not guarantee success. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? वंस अ प्लान इज फॉर्म्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, एक बार जब प्लान बन जाता है टॉप मैनेजमेंट द्वारा और कन्वे कर दिया जाता है पूरी टीम को, उसे ऑल्टर करना फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इसमें प्लानिंग की कौन सी वाली लिमिटेशन को इंडिकेट किया गया है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. And the correct answer of this question is planning leads to rigidity. It's very difficult to alter it. मतलब वो बहुत ज़्यादा inflexible हो जाती है, rigid हो जाती है, उसे alter करना possible नहीं हो पाता इतना easily. तो ये क्या होगा? rigidity तो दिखा रहा है, तो planning क्या करती है? rigidity लेके आती है अपने साथ. चलिए, 21st question. Why accurate cause and effect relationship cannot be established by principles of management? Because they mainly apply to human behavior, because real life situations are not identical, both A and B, neither A nor B. बताइए. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी देखिए क्या होगा इसका आंसर. पेपर में तुक्केबाजी नहीं करनी है, क्योंकि तुक्केबाजी में हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, नेगेटिव मार्किंग है, तो जितने कमाए नहीं होंगे उतने गवा दोगे. Why accurate cause and effect relationship cannot be established by principles of management? Principles of management द्वारा ये मतलब cause और effect का relationship accurately क्यों नहीं बनाया जा सकता? Because of both the factors, both A and B, क्योंकि real life situation identical नहीं होती है और human behavior से ये relate करती है, which is again vary करता है. 22nd question है. 22nd क्वेश्चन बोलता है डायरेक्टिंग इज इनिशिएटेड एट डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर, मिडिल, टॉप, ऑल ऑफ द अबव. बताइए डायरेक्टिंग कौन से लेवल से इनिशिएट होता है? टॉप लेवल, मिडिल, कौन से लेवल से? बताइए.
बहुत सिंपल है, पता ही होगा आपको। एंड द आंसर इज टॉप लेवल से, क्योंकि ऊपर से नीचे बहती है ना गति। चलिए 23rd question. Which of the following dimensions of business environment includes legislation passed by government, administrative orders issued by government authorities, technological environment, social environment, legal environment, economic environment? बस कीवर्ड को पहचानिए और आंसर मार्क कर दीजिए, that's it. It's that simple. Which of the following dimension of business environment includes legislations passed by the government, administrative orders issued by the government authorities? Legislations passed. कीवर्ड भी मैंने हाईलाइट कर दिया तुम लोगों के, जल्दी से बता दो अब आंसर क्या होगा तुम्हारा। And the correct answer of this question is legal environment. Legislation, law के बारे में बात हो रही है, law के बारे में बात कहाँ होती है? legal environment में होती है। So C will be the correct answer. 24th question. Which of the following is true regarding promotion? Promotion के बारे में इनमें से कौन सी वाली चीज सही है? Involves more pay, involves higher responsibility, gives job satisfaction, all of the above. किसी इंसान को जब प्रमोशन मिलता है तो उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? वो ज्यादा कमाने लग जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें हो जाती है भाई। जिस भी इंसान को प्रमोशन मिल रही है, ज्यादा पे मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हो जाएंगी, ज्यादा पे होगी तो वो काम करने में थोड़ा खुश भी रहेगा। चलो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, लेकिन उसको ये भी लगेगा ना कि इनकम भी तो बढ़ रही है यार, तो वो थोड़ा सेटिस्फाइड भी रहेगा। तो तीनों ही चीजें होंगी, इसलिए ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। 25th question. Which of the following input resources are required by the management to complete a task effectively and efficiently? Money, materials, manpower, all of the above. बताइए, which of the following input resources are required by management to complete a task effectively and efficiently? Money, materials, manpower, all the above. बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीजें। चलिए 26th question. Which of the following importance of organizing stimulates creativity amongst the manager? Development of personnel, optimum utilization of resources, expansion and growth, none of the above. बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? Which of the following importance of organizing stimulates creativity amongst the managers? Development of personnel, optimum utilization of resources, expansion and growth, none of the above. And the correct answer of this question is development of personnel. ये question पहले भी आ चुका है, दोबारा explain करने की जरूरत नहीं है। 27th question. Match the following. Finally match the following question आते हैं ना, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग दिए हुए इधर और इधर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आपको मैच करना है। फर्स्ट फीचर है मेंटल एक्सरसाइज, दूसरा है फ्यूचरिस्टिक, थर्ड है कंटिन्यूस। यहाँ कॉलम 2 में है इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड इज रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग, नीड फॉर अ न्यू प्लान ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशंस। चलिए 2 सेकंड के लिए देख लीजिए, पॉज ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कीवर्ड्स को पहचानते हुए आपको बताऊंगी क्या चीज किसके साथ रिलेट करती है। ओके मैम, करे। इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड इज रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन इज द कीवर्ड। एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग, ये है आपका कीवर्ड। नीड फॉर अ न्यू प्लान ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स, ये है आपका कीवर्ड। अब कौन सा किससे कनेक्ट करेगा? देखो, इंटेलेक्चुअल दिमाग के बारे में बात हो रही है, मेंटल एक्सरसाइज दिमाग के बारे में बात हो रही है, डन। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन मतलब फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, डन डन। 1 कनेक्ट हो रहा है 2 से, 2 कनेक्ट हो रहा है 1 से, 3rd कनेक्ट हो रहा है 3rd से। अब ऑप्शन ढूंढिए। 213 कहाँ पे है? 213 यहाँ पे है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इट्स दैट सिंपल। चलिए
वो एक फेमस टिकटॉकर है ना, टिकटॉकर क्या रील्स भी बनाता है, शायद अफ्रीका का कोई लड़का है जो यूं करता है हर चीज़ में, सारी चीज़ें आसानी से दिखाने के बाद यूं मैच द फॉलोइंग के आंसर्स करते हो ना, मुझे भी बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आती है कि मैं भी यही करके दिखाऊं। बाय द वे ही गॉट लाइक एक अच्छा रिकॉर्ड बना है उस इंसान का। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बहुत सारी अलग चीज़ें करने का, बट फिलहाल इट्स नॉट गुड फॉर यू पीपल, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट। चलिए वापस आ जाते हैं 28th क्वेश्चन पे। करेक्टिव एक्शन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ऑल ऑफ द अबव। करेक्टिव एक्शन जो है वो एक पार्ट है किसका? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कंट्रोलिंग का, या सबका? बताइए, बहुत सिंपल है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्टिव एक्शन प्लान है किसका? पार्ट है किसका? कंट्रोलिंग का। हम कंट्रोलिंग के अंदर डेविएशन फाइंड करके ही तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं, राइट? Next, 29th question. Which instrument of money market is generally used for interbank transaction? Treasury bill, commercial paper, call money, commercial bill. Which instrument of money market is generally used for interbank transaction? Treasury bill, commercial paper, call money, commercial bill. Interbank transaction, that's the key word. बता दिया मैंने आपको, फटाफट बताओ क्या होगा आपका आंसर। And the correct answer is कॉल मनी। आपको पता है बैंक्स में जब इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, जब उनके पास SLR वगैरह के लिए पैसे नहीं बचते, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे बैंक से 15 दिन के लिए ले लेते हैं, मैक्स टू मैक्स, मतलब 2-3 दिन के लिए भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 15 दिन के लिए लिए जा सकते हैं। सो उसे क्या बोलते हैं? कॉल मनी बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू 30th क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? Okay, so 30th question बोलता है planning is deciding in advance what to do and how to do. The first step of planning process is setting objectives, follow up, implementation of plan, developing premises. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? Planning is deciding in advance what to do and how to do. The first step of planning process is setting objectives, follow up, implementation of plan, developing premises. फर्स्ट स्टेप बताना है आपको प्लानिंग प्रोसेस का, क्या होता है सबको पता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस आगे चलती है। चलिए 31st क्वेश्चन। कंट्रोल इज एक्सरसाइज व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, व्हेन एफिशिएंसी इज टू बी इम्प्रूव्ड रेगुलरली, व्हेन द मैनेजमेंट डिजायर्स। ये आया है थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा सोचने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा अलग वे से पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। कंट्रोल इज एक्सरसाइज, कंट्रोल कब एक्सरसाइज किया जाता है? जब कुछ गलत हो जाता है, जब एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होती है, रेगुलरली आपको करना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट का जब मन करता है तब वो कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं? बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। नो, रेगुलरली। हमने नहीं पढ़ा था कंट्रोल इज अ कंटिन्यूअस थिंग विच हैज टू बी डन बार 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 बार। ये नहीं कि जब मैनेजमेंट का मन करे, जब एफिशिएंसी इंप्रूव करनी हो, जब कुछ गलत हो जाए। नो, हमेशा रेगुलरली आपको कंट्रोल एनफोर्स करना चाहिए। चलिए 32nd क्वेश्चन, assertion रीजन वाला क्वेश्चन है। इट सेज पर्सनल सेलिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। रीजन में लिखा हुआ है पर्सनल सेलिंग हेल्प्स इन परसुएडिंग कस्टमर्स अबाउट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं आपके लिए, और आपको पता है असर्शन रीजन के क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं। सो बस आपको वही ध्यान लगाना है यहाँ पे भी, और इसका आंसर ढूंढना है। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। असर्शन में लिखा है पर्सनल सेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और रीजन में लिखा है पर्सनल सेलिंग हेल्प्स इन परसुएडिंग कस्टमर्स अबाउट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। पर्सनल सेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और सेकेंड रीजन में क्या लिखा है पर्सनल सेलिंग हेल्प्स इन परसुएडिंग कस्टमर्स अबाउट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिन लोगों का नहीं आया अभी तक, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद देखना। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में। पर्सनल सेलिंग परसुएड करने में मदद करता है कि कस्टमर्स को हम बता पाएं कि इस प्रोडक्ट के मेरिट्स क्या हैं, ठीक है। तो दोनों ही पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन. इट सेज असर्शन में द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर्स. और रीजन में लिखा हुआ है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट. चलिए पता लगाइए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं. करेक्ट हैं तो क्या एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हैं. The design of the product contributes to making the product attractive to the target customer. जो डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट का वो मदद करता है प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टारगेट कस्टमर्स के लिए. और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं रिपीटेड सेल्स के लिए क्योंकि कस्टमर थोड़ा सा ब्रांड लॉयल हो जाता है उससे. अब कोई तुम्हारे दुख दर्द सुन रहा है तो तुम उसको ऑब्वियसली तुम उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट तो करोगे, राइट? बस वही चीज है. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बता दूं, इज बी. दोनों सेंटेंसेस सही हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो तो देख के ही समझ में आ रहा है. 34th क्वेश्चन. नेम द राइट विच रिक्वायर मैन्युफैक्चरर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शंस फॉर यूज एक्सेट्रा ऑन द प्रोडक्ट. राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. बताइए आपको उस राइट का नाम बताना है जिसके चलते हुए मैन्युफैक्चरर को इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शंस फॉर यूज ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं प्रोडक्ट पे. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट बता दीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. मैंने ये आपको पहले भी बताया था, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन वाला एक पॉइंट आया था ना, क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको पता चल ही गया होगा उसके बारे में. 35th क्वेश्चन. गुड्स एंड सर्विसेज रीच द मार्केट विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, मल्टी लेवल, मोनोपोलीज, मल्टीप्लीकेशन. बताइए गुड्स और सर्विसेज मार्केट तक पहुंचते हैं किसकी मदद से? मार्केटिंग चैनल्स की मदद से, मल्टी लेवल्स की मदद से, मोनोपोलीज की मदद से, मल्टीप्लिकेशन की मदद से. बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केटिंग चैनल्स की मदद से. वैसे ना ये क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि 4 ऑप्शन जो दिए हुए थे इतने फालतू के ऑप्शंस थे, उनमें से आपको आराम से पता चल जाता कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है. चलिए 36th क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज आर गाइडेड एंड इंस्पायर्ड. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. बताइए कौन से वाला फंक्शन है मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉयज को गाइड करने के लिए या इंस्पायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, कीवर्ड आप जानते हैं क्या है और फटाफट आंसर कर दीजिए. बारिश हो रही है मुझे लग रहा है कैबिन के अंदर. राइट आंसर इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग वो फीचर है, डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जिसमें गाइडेंस और इंस्पिरेशन चलता है, मोटिवेशन, सुपरविजन, डायरेक्शन चलता है. चलिए 37th क्वेश्चन. विच मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. कौन से वाला मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में? क्या वो मनी मार्केट है, क्या वो कैपिटल मार्केट है, क्या वो प्राइमरी मार्केट है या फिर वो सेकेंडरी मार्केट है? बोलिए. एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी मार्केट. चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38. ये बोलता है संदीप परचेज्ड अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम अ नियर बाय शॉप. He observed that the ingredients given on the label were not legible. He complained about it to the customer care of the company. The company sent a written apology besides stating that it will be ensured that the existing packets in the market will be withdrawn with immediate effect and new packets will be with the legible labels will be made available. Which consumer right did Sandeep exercise? Right to be informed, right to be heard, both A and B and neither A and B. चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा. संदीप जी ने खरीदा है एक पैकेट बिस्किट का. पुराना केस स्टडी है, ज़्यादा नया नहीं है, पढ़ चुके हैं पहले भी. बिस्किट का पैकेट खरीद के उन्होंने देखा कि इंग्रेडिएंट्स तो पढ़े ही नहीं जा पा रहे थे और उसके बाद उन्होंने
कंपनी को बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, कंपनी ने सॉरी बोला और सारे बिस्किट्स वापस मंगवा के उनको दोबारा से पैक किया और इस वे में किया कि लेबलिंग अच्छे से हो, सब पढ़ा जाए। तो यहाँ पे संदीप जी ने कौन सा राइट एक्सरसाइज किया है अपना, बताइए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। बोलिए जल्दी से। And the correct answer of this question is both A and B. Information भी चाहिए थी और सुना भी सामने वाली कंपनी ने उनका, तो both A and B will be the correct answer. 39th question. What should be the focus point for a manager while controlling, as controlling at each and every step is not possible? Special area, key result area, normal area, none of the above. फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए मैनेजर के लिए कंट्रोलिंग के टाइम पे, क्योंकि कंट्रोलिंग हर लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है। स्पेशल एरिया होना चाहिए, की रिजल्ट एरिया होना चाहिए, नॉर्मल एरिया होना चाहिए, नन ऑफ द अबव होना चाहिए, बताइए। एंड द आंसर इज की रिजल्ट एरिया, KRA will be the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है देख लेते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको पता लगाना है कौन से वाला इसमें बेनिफिट नहीं है ऑर्गेनाइजिंग का, मतलब नॉट वाला पॉइंट। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, अडैप्टेशन टू चेंज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव पर्सनल, बताइए इनमें से कौन से वाला ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको करेक्ट वन चूज करना है। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बता दूं, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव पर्सनल। ये ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट नहीं है। चलिए question number 41. Management is concerned with which of the following? Doing the right task, completing activities and achieving goals, considering the cost benefit, all of the above. बताइए मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस चीज से कंसर्न है मैनेजमेंट? डूइंग द राइट टास्क करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गुड गोल्स, एक्टिविटीज को कंप्लीट करना और गोल्स को अचीव करना, कंसिडरिंग द कॉस्ट बेनिफिट को कंसिडर करना, ऑल ऑफ द अबव। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारा का सारा काम करना मैनेजमेंट से कंसर्न है। चलिए 42nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट, इनमें से कौन से वाला सोशल एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं है? बर्थ एंड डेथ रेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन शिफ्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। And the correct answer of this question is constitution of the country. पिछली बार composition of the country ऐसा लिखा हुआ था, इस बार constitution लिखा हुआ है, but then anyway दोनों मतलब सारे ऑप्शन में से वही था जो फिट नहीं बैठता था। 42nd क्वेश्चन पे आ गए। 42nd क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स सी। 43rd क्वेश्चन बोलता है which of the following is not the feature of planning, इनमें से कौन से वाला प्लानिंग का फीचर नहीं है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। बताइए इनमें से कौन से वाला प्लानिंग का फीचर नहीं है? दैट यू हैव टू टेल, जल्दी जल्दी बता दो क्या है चारों में से ऑप्शन आपका करेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बाकी सारी चीजें हमने प्लानिंग के फीचर्स में पढ़ी हुई हैं। चलिए 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? When jobs are simple, easy to learn and influenced to only a small degree by technological changes, there is little need for employees to upgrade or alter their skills. Training and development help only the organization and not the individuals. Training attempts to improve their performance on the current job or require or prepare them for any intended job. Development is any process by which the aptitude, skills and abilities of the employees to perform specific jobs are increased. चलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ, आप लोगों को पूरा मौका दे रही हूँ, अच्छे से पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो इफ़ यू वांट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है।
बताइए। When jobs are simple, easy to learn and influenced to only a small degree by technological changes, there is little need for employees to upgrade or alter their skills. मैं अब इनकी हिंदी नहीं बताऊंगी क्योंकि जैसे मैंने हिंदी बताई ना इनकरेक्ट तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। इससे पहले खुद एनालाइज करो, फिर जब आंसर डिस्प्ले हो जाएगा फिर मैं हिंदी बता दूंगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प ओनली द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द इंडिविजुअल. Training attempts to improve their performance on the current job and prepare them for any other intended job. Development is any process by which the aptitude, skills and abilities of the employees to perform specific jobs are increased. चलिए बताइए, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनकरेक्ट you have to choose. And the correct answer of this question is ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ओनली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन नॉट द इंडिविजुअल. भैया ट्रेनिंग से वो इंसान भी तो बहुत कुछ सीख रहा होगा, डेवलपमेंट से उसकी भी तो डेवलपमेंट हो रही है. सो यहाँ पे ये आंसर क्या है, गलत है. बी विल बी द आंसर ऑफ 44th क्वेश्चन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 45th क्वेश्चन. ये क्या बोलता है, it says dash refers to the time period between placing an order of or its receipt in the stock. Lead time, carrying time, shortage time, overtime. बताइए क्या होगा आंसर. Dash refers to the time period. Dash refers to the time period between placing an order, its receipt in stock. प्लेस करने में ऑर्डर और उसका रिसिप्ट होने में स्टॉक के रूप में. लीड टाइम, कैरिंग टाइम, शॉर्टेज टाइम, ओवर टाइम. बताइए क्या टाइम बोलते हैं इसको. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीड टाइम. ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको वैसे ही याद रखना. 46th question. How are the management principles derived? Observation, experimentation, personal experiences, या all of the above? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे डिराइव होते हैं, और ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, या फिर ऑल ऑफ द अबव. बताइए जल्दी बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी चीज़ें लगती हैं, उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एग्जिस्टेंस में आते हैं. और अब आया है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे एक केस स्टडी है जिसके बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपका लास्ट सेक्शन रहेगा इस मॉक टेस्ट का. मैं रीड कर देती हूँ पहले. इट सेज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. मिस्टर ए बॉस इज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस. Mr. Boss is the owner of RK Cement Limited. Mr. Boss decided to expand his business by acquiring a steel factory. This required an investment of rupees 60 crores. To seek advice in this matter, he called his financial advisor, Mr. T. Ghosh, who advised him about the judicious mix of equity 40% and debt 60%. Employ more of cheaper debt may enhance the EPS. Trading on equity. Mr. Ghosh also suggested him to take loan from a financial institution as the cost of raising funds from financial institution is low. Though this will increase the financial risk but will also raise the return on to equity shareholders. He also appraised him that the issue of debt will not dilute the control of equity shareholders. At the same time, the interest on loan is a tax deductible expense for computation of tax liability. After due deliberations with Mr. Ghosh, Mr. Bose decided to raise funds from a financial institution. चलिए थोड़ा सा साइड हो रही हूँ मैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके रीड करिए. ये आधी केस स्टडी है, और पॉज या फिर स्क्रीनशॉट, और ये बाकी की केस स्टडी है, और फिर मैं इसके बाद हिंदी बताने वाली हूँ. चलिए हिंदी कुछ इस तरह से है. मिस्टर ए बॉस एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे थे. ये ऑनर हैं आरके सीमेंट लिमिटेड के. मिस्टर बॉस डिसाइडेड टू एक्सपैंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग स्टील फैक्ट्री. मिस्टर बॉस ने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे एक स्टील फैक्ट्री को एक्वायर करके. दिस रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 60 करोड़. इसमें इनको 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगने वाली थी. टू सीक एडवाइस इन दिस मैटर, इस मैटर पे एडवाइस सीख करने के लिए ही कॉल्ड हिज फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर टी घोष. इन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर टी घोष को कॉल किया और उन्हें एडवाइस किया कि मिक्स करो इक्विटी और डेट को. 40% इक्विटी रखो, 60% डेट रखो. ज़्यादा डेट वो करने से, चीपर डेट को ज़्यादा एम्प्लॉय करने से EPS बढ़ेगा, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग.
Mr. Ghosh also suggested him to take loan from the financial institution. Mr. Ghosh ने also suggest किया इनको कि भैया financial institution से loan भी ले सकते हो, जैसे कि cost of raising funds from financial institution क्या होती है, कम होती है. Though this will increase the financial risk, जो मतलब इससे financial risk तो obviously बढ़ेगा क्योंकि तुम बार बार debt ले रहे हो तो उससे financial risk तो बढ़ ही जाएगा, but will also increase the rate of equity shareholders. But return क्या होगा equity shareholders का बढ़ जाएगा. He also appraised him that the issue of debt will not dilute the control of equity shareholders. और debt issue करने से equity shareholders का जो वो होगा stake होगा वो भी dilute नहीं होगा क्योंकि भैया debt आ रहा है, debt से ownership थोड़ी ना जाती है, ownership तो equity ज़्यादा issue करने से जाती है ना. At the same time, the interest on loan is a tax deductible expense. और साथ ही साथ जो interest हम लोन पे पे करते हैं वो मतलब tax deductible रहता है, तो उसमें tax काट के आप profit निकालते, मतलब profit निकालने के लिए आप interest को minus करते हो पहले, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हो और उसके बाद जो आता है अमाउंट उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हो. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन विद मिस्टर घोष, मिस्टर बॉस डिसाइडेड टू रेज फंड्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बहुत ड्यू डेलिब्रेशन करने के बाद मिस्टर घोष ने डिसाइड किया कि मिस्टर घोष के साथ बहुत सारी बातचीत करने के बाद मिस्टर बॉस ने डिसाइड किया कि रेज करेंगे फंड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. बहुत ज़्यादा फंबल कर दिया मैंने, प्लीज इग्नोर दैट पार्ट. 47th क्वेश्चन जो है वो बोलता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज बाय मिस्टर घोष इन द अबव सिचुएशन. आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उस कॉन्सेप्ट को जो कि मिस्टर घोष ने एडवाइस की थी ऊपर वाली सिचुएशन में. इज इट कैपिटल बजटिंग, इज इट कैपिटल स्ट्रक्चर, इज इट डिविडेंड डिसीजन, इज इट वर्किंग कैपिटल डिसीजन. बताइए कौन सी कॉन्सेप्ट है. बहुत सिंपल है. डेट इक्विटी का मिक्सचर कहाँ होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा केस स्टडी था. 48th क्वेश्चन है इन द अबव केस मिस्टर घोष सजेस्टेड टू रेज मोर फंड्स फ्रॉम डेट. हायर डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन व्हाट? लोअर फाइनेंशियल रिस्क, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, हायर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. बताइए. And the correct answer of this question is higher degree of financial risk. इतना ज़्यादा लोन ले लोगे तो financial risk तो बढ़ ही जाएगा ना. Mr. T. Ghosh should advise him about the judicious mix of equity and debt. The proportion of debt in the overall capital is called what? Financial leverage, working capital, total assets, none of the above. And the correct answer of this question is financial leverage. मैंने स्माइल ये ना रीड करते ही मैंने ना स्माइल किया था. उसका रीज़न यही था कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा मेरे को आंसर जो दिखा और मैंने वही पहले बोल दिया जबकि वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है. कई बार मैं ऐसा कर देती हूँ, बट ये काइंड ऑफ एक हिंट भी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको पता लग जाता है कि मैडम आंसर पहले ही बोल रही हैं. बी होगा इसका आंसर. लास्ट क्वेश्चन हमारा इस मॉक टेस्ट का 50th क्वेश्चन. इट सेज एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट मे एनहेंस द EPS. सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड व्हाट? इक्विटी ट्रेडिंग, फाइनेंशियल लेवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इसका भी आंसर मैं पहले आपको बता चुकी हूँ जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी पूरा केस पे. एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. चलिए, सो यहाँ पे हमारा एक और मॉक ख़त्म होता है. अब हमारे 2 मॉक्स और पेंडिंग है. 10 हम इनिशियली बनाएंगे, उसके बाद जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट होगी और बनाने की तो हम और बना देंगे, बट फिलहाल हम 10 बनाने वाले हैं. 8th ये हो चुका है, 9th 10th पेंडिंग है, वो आपको मिल जाएंगे अगेन 1-2 दिन के अंदर और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसी के साथ अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो फटाफट जाके आपको गूगल करना है magnetbrains.com. ठीक है, यूट्यूब छोड़ो, गूगल पे जाओ. ठीक है, तो मैं ऐसे एक वेब पेज खुलेगा. एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना. अगर बेसिक वीडियोस देखनी है तो यहाँ मिलेंगी, CUET की वीडियोस देखनी है तो यहाँ मिलेंगी. फिर CUET में पायल मैम 2 जगह दिखाई देंगी, पहले बिजनेस स्टडीज़ में फिर एंटरप्रेन्योरशिप में. ठीक है, दोनों में से जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे जाइए. सारा सीक्वेंस में लिखा होगा कौन सी वीडियो है. जिस वीडियो पे जाना है क्लिक करना, वीडियो खुल जाएगी, पढ़ लेना अच्छे से और उसके बाद मैग्नेट ब्रेन्स को धन्यवाद बोल देना कमेंट सेक्शन के थ्रू. एंड दैट्स इट. आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. अगर मान लीजिए आपको नोट्स
चाहिए, मतलब ये पूरा मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बहुत तसल्ली से पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं हमें, अच्छा सा रैंक वो करना है ताकि हम अपने ड्रीम कॉलेज तक अच्छे से पहुंच सके। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रेपरेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।